और अब वॉर फ्रंट की एक ऐसी खबर जिसने बीते एक हफ्ते से यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की नींद को उड़ा रखा है और उनके दिमाग में दिन रात बस एक ही सवाल गूंज रहा है कि पश्चिम से मिले F-16 फाइटर जेट को आखिर किसने मार गिराया। क्या ये रूस का काम था या यूक्रेन की अपनी ही गलती से F-16 नष्ट हुआ है? वैसे आपको ये बता दें कि इस सवाल से अमेरिका भी बहुत परेशान है और अमेरिका ने अब यूक्रेन के खिलाफ जाकर एक बड़ा फैसला लिया है। इस रिपोर्ट में समझिए। तारीख 26 अगस्त, जगह इवान्को फ्रैंकिवर्स्क, यूक्रेन। उस रोज रूस के हवाई हमले पूरे यूक्रेन में हो रहे थे। रूसी मिसाइलों से राजधानी कीव तक दहल रही थी। लेकिन शाम होते होते पूरी दुनिया में सबसे अधिक चर्चा यूक्रेन के इवानो फ्रैंकिवर्स्क शहर की होने लगी। इस खबर के साथ कि यहां हुए रूसी हमलों में यूक्रेन को पश्चिम से मिला एक F-16 फाइटर जेट तबाह हो गया। शुरुआत में पूरी दुनिया में यही सुगबुगाहट थी कि F-16 की यह तबाही रूसी मिसाइल अटैक से हुई है। क्योंकि इवानो फ्रैंकिवर्स्क में यूक्रेनी फाइटर जेट का हैंगर है और वहीं पर यूक्रेन ने पश्चिम से मिले कुल 6 F-16 फाइटर जेट में से 2 को सीक्रेट तरीके से छिपा कर रखा है, जिसे रूस ने सोच समझकर टारगेट किया। लेकिन सस्पेंस तब गहरा गया जब कई दिन बीत जाने के बाद भी रूस की ओर से इसकी जिम्मेदारी नहीं ली गई। वो भी तब जबकि रूस ने अपने सैनिकों को पहले से ही F-16 को मार गिराने पर 1,42,00,000 रुपए देने की घोषणा की हुई है और खुद पुतिन भी कह चुके हैं कि अमेरिकी F-16 उनकी सेना के टारगेट पर है। सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि फिर 26 अगस्त को यूक्रेन के वॉर जोन में F-16 नष्ट कैसे हुआ? क्या यूक्रेन की अपनी गलती से F-16 ताबूत बना? इसका जवाब आगे देंगे, लेकिन पहले ज़ेलेंस्की के एक बड़े फैसले के बारे में जान लीजिए। ज़ेलेंस्की ने अपने एयरफोर्स कमांडर को बर्खास्त कर दिया है। उन्होंने यूक्रेनी वायुसेना की कमान संभाल रहे मायकोला ओलेशुक पर गाज गिरा दी है। ज़ेलेंस्की ने उनकी बर्खास्तगी के पीछे का कारण नहीं बताया, लेकिन चर्चा यही है कि मायकोला ओलेशुक को यह सजा F-16 की अप्रत्याशित घटना के कारण दी गई। मायकोला ओलेशुक ही F-16 से युद्ध रणनीति बनाने की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इस रहस्य को और खोलें उससे पहले F-16 के नष्ट होने पर यूक्रेन की ओर से जो एक और बड़ी जानकारी सामने आई उसे भी सुनिए। ये तस्वीर ओलेस्की मेस की है। यूक्रेन की वायुसेना में इनकी पहचान मूनफिश के तौर पर की जाती थी। ये उसी F-16 के पायलट थे जिसकी तबाही से वॉशिंगटन डीसी तक खलबली है
और अमेरिका इस पर अभी कुछ भी सीधे सीधे कहने से बच रहा है। यूक्रेनी एयरफोर्स ने एक्स पर पायलट मूनफिश की फोटो शेयर करते हुए 29 अगस्त को एक पोस्ट लिखा। इसमें बताया कि यूक्रेनी एयरफोर्स के पायलट ओलेक्सी मेस ने 26 अगस्त को रूस की 3 क्रूज मिसाइलों और एक ड्रोन को मार गिराया था, लेकिन वो आसमान में अपने जीवन की आखिरी जंग लड़ते हुए शहीद हो गए। ओलेक्सी मेस उन 6 पायलट्स में से एक थे जिन्हें F-16 को उड़ाने की लंबी ट्रेनिंग मिली थी। वो यूक्रेन के सबसे बेस्ट पायलट माने जाते थे। यूक्रेन ने 26 अगस्त को न सिर्फ F-16 का नुकसान उठाया, बल्कि मेस के मारे जाने से अपने सबसे अनुभवी पायलट को भी खो दिया। तो सवाल फिर वही है कि वॉर जोन में इतनी बड़ी घटना कैसे घटी। तो इस सवाल का जवाब शायद यूक्रेन का यह चेहरा हो सकता है। यूक्रेन की सांसद मारियाना बेजूहला, इन्होंने अपने सोर्सेज से एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा किया है। जानकारी दी कि 26 अगस्त को F-16 यूक्रेन की अपनी ही गलतियों से नष्ट हुआ। उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दिए जाने की मांग भी की। यूक्रेन की सांसद मारियाना बेजूहला का इशारा किस ओर है? पूरे यूक्रेन में इसको लेकर सुगबुगाहट है। असल में दावे ये किए जा रहे हैं कि यूक्रेन ने अमेरिका से मिली पेट्रियट मिसाइल से अपने ही F-16 को मार गिराया। छब्बीस अगस्त को जब F-16 से वॉर जोन में उड़ान भर रहे पायलट ओलेक्सी मेस रूसी मिसाइलों का पीछा कर रहे थे, तब जमीन से यूक्रेन के पेट्रियट मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम भी रूसी मिसाइलों और ड्रोन को टारगेट करने के लिए एक्टिव थे। मेस जिस F-16 में सवार थे उसके बारे में कहा जा रहा है कि उस रोज वो F-16 अपने ही एयर डिफेंस के एरिया में उड़ान भर रहा था और गलती से पेट्रियट के निशाने पर आ गया। अगर यह दावा सही है तो यूक्रेन के लिए शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि यूक्रेन की वायुसेना और यूक्रेन की जमीनी सेना में आपस में कोई तालमेल ही नहीं है और जंग के मैदान में यूक्रेन की अनुभवहीनता उस पर भारी पड़ी है। नाराजगी अमेरिका तक से उठानी पड़ रही है, क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि बाइडेन इस घटना के बाद से बेहद नाराज है। उन्होंने यूक्रेन में F-16 के मेंटेनेंस को लेकर कॉन्ट्रैक्टर भेजे जाने के फैसले को फिलहाल के लिए रद्द कर दिया है और आशंका है कि पेंटागन से यूक्रेन में F-16 को ग्राउंड पर रखने का आदेश भी आ सकता है। सोचिए एक गलती ज़ेलेंस्की को कितनी भारी पड़ने वाली है। कहा तो वो F-16 के दम पर रूस से युद्ध जीतने का दम भर रहे थे। उन्होंने F-16 पाने के लिए महीनों तक पश्चिम पर दबाव बनाया था, लेकिन आज उसी F-16 के नष्ट होने पर अब वो अपने ही दोस्तों के रडार पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत फ्लैश। अब आपको चीन की घबराहट दिखाते हैं। जब से भारतीय नौसेना में INS अरिघात परमाणु पनडुब्बी शामिल हुई है, तब से बीजिंग में बेचैनी है। उसने पहले तो INS अरिघात के इंडक्शन के समय हिंद महासागर से जासूसी की नाकाम कोशिश की।
फिर चीन की प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स के हवाले से आईएनएस अरिघात पर बौखलाहट सामने आई। आईएनएस अरिघात पर चीन से जुड़ी ये दोनों खबरें हम आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में दिखाएंगे, लेकिन यहाँ आपके लिए समझने वाली बात यह है कि चीन आखिर इतना घबराया क्यों है। क्या उसे आईएनएस अरिघात में लगी बीजिंग किलर मिसाइल का डर है? इस रिपोर्ट से समझिए। भारत ने जब से आईएनएस अरिघात सबमरीन में एक सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन को लोड करके हिंद महासागर की गहराइयों में भेजा है, तब से बीजिंग की नींद उड़ी है। वो अनाप शनाप लेख छाप रहा है और समंदर में अजीब सी हरकतें कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने आईएनएस अरिघात पर कैसा आर्टिकल लिखा, पहले वो सुनिए। आईएनएस अरिघात के इंडक्शन पर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की बौखलाहट साफ दिखी। ग्लोबल टाइम्स में एक लेख के जरिए चीन ने बिन मांगी नसीहत दी। उसने लिखा कि भारत परमाणु मिसाइल पनडुब्बी अरिघात की शक्ति की जिम्मेदारी को समझे और इस सबमरीन से चीन को न डराए। ग्लोबल टाइम्स ने यह लेख चीन के एक रक्षा विशेषज्ञ के हवाले से लिखा है। उस रक्षा विशेषज्ञ ने नाम ना छापने की शर्त पर आगे ये भी कहा कि जब तक परमाणु हथियार मौजूद हैं, इनका इस्तेमाल शांति और स्थिरता के लिए किया जाना चाहिए, न कि शक्ति प्रदर्शन या न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के लिए। अब सवाल यह है कि चीन में आईएनएस अरिघात को लेकर इतनी खलबली क्यों मची है? क्योंकि उसका डर सिर्फ एक लेख के जरिए सामने नहीं आया, बल्कि खबर यह भी है कि 29 अगस्त को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आईएनएस अरिघात को जब विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना को सौंप रहे थे, तब चीन ने अपने 3 जहाजों को हिंद महासागर में अरिघात की जासूसी के लिए उतारा था। शियांग यांग होंग 3 का मूवमेंट विशाखापट्टनम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच देखा गया। हेयांगशी U718 मलक्का स्ट्रेट के रास्ते हिंद महासागर में दाखिल हुआ और तीसरा जासूसी जहाज BEI DIA 0996 श्रीलंका के करीब से गश्त लगाकर इंडोनेशिया के पास हिंद महासागर में नजर आया। हालांकि हर बार की तरह चीन को यहां भी सिर्फ मायूसी हाथ लगी। भारत की सतर्कता और मुस्तैदी से उसे आईएनएस अरिघात से जुड़ा कोई भी डेटा हासिल नहीं हुआ। हाँ, इतना जरूर हुआ कि विशाखापट्टनम से चीन तक एक सीधा संदेश ये पहुंचा कि भारत ने आईएनएस अरिघात में K4 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स को लोड कर दिया है, जो परमाणु हमला करने में सक्षम है और युद्ध की आपातकालीन स्थिति में समंदर की गहराइयों से कभी भी चीन का काल बन सकती है। K4 भारत में निर्मित स्वदेशी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने बनाया है। भारत में एक्सपर्ट K4 SLBM को बीजिंग किलर के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि इसकी जद में चीन के कई शहर हैं। असल में K4 मिसाइल को बीजिंग किलर इसकी रेंज की वजह से कहा जा रहा है, जो 3500 किलोमीटर से लेकर अधिकतम 4000 किलोमीटर तक है। और आईएनएस अरिघात के हिंद महासागर में तैनाती के बाद चीन के बीजिंग, शंघाई, चेंगडू, जिनान और वुहान जैसे शहर K4 की न्यूक्लियर जद में होंगे। रेंज के अलावा K4 मिसाइल की खासियत ये भी है कि इंटरमीडिएट रेंज की एक K4 SLBM अपने साथ 2000 किलो तक के हथियार ले जा सकती है। आईएनएस अरिघात में इसे पावर देने के लिए ठोस रॉकेट बूस्टर का इस्तेमाल किया गया है और इसे 20 मीटर गहरे पानी में लॉन्चर से छोड़ सकते हैं। नेविगेशन सिस्टम स्टेट ऑफ आर्ट है, जीपीएस से भी चलते हैं और नैव आईसी से भी चलते हैं। अगर देखा जाए तो इसके आने से इंडियन आर्मी का दबदबा इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी में एक बड़ा अच्छा हो सकता है, टू काउंटर चाइना, टू काउंटर पाकिस्तान। ज़्यादा इसके घातक होने का जो सवाल है वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ ज़्यादा आता है कि एक्यूरेसी, रेंज और वॉर हेड, तीनों ही जगह पर इंडिया को एक एडवांटेज मिलता है। और क्योंकि ये DRDO मेक इन इंडिया की है, इस वजह से इसकी जो सीक्रेसी है वो हम मेंटेन कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट्स इसके अंदर ला सकते हैं। K4 SLBM की इन्हीं शक्तियों की वजह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन इतना क्यों डरा हुआ है।
और रही बात पाकिस्तान की, तो आईएनएस अरिघात को अरब सागर में तैनात करने के बाद K4 मिसाइल से पाकिस्तान के कई प्रमुख शहर भी तबाह हो सकते हैं। वैसे चीन और पाकिस्तान को यह भी जान लेना चाहिए कि आईएनएस अरिघात में 1-2 नहीं बल्कि 4 बीजिंग किलर K4 मिसाइल्स लोड है। इनके अलावा आईएनएस अरिघात में 12 K15 मिसाइलें भी तैनात होंगी, जिनकी रेंज 750 किलोमीटर है। K15 की पावर सुनकर भी दुश्मनों के दिल दहल जाएंगे। K सीरीज की ये मिसाइल भी K4 की तरह SLBM ही है, यानी सबमरीन से लॉन्च होने वाली घातक मिसाइल है। जो परंपरागत बारूदों के अलावा न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसे जीपीएस या फिर भारत की नेविगेशन सिस्टम नेवल सी से गाइड करके दुश्मनों के लोकेशन की टारगेट दी जाती है, और एक बार जब टारगेट लॉक हो जाता है तो K15 मिसाइल सिर्फ तबाही लाती है। ये जो मिसाइल सिस्टम है K4, K15 का इस्तेमाल एक लड़ाई में ऑफेंसिव के तौर पर किया जाता है। अगर हम 1971 को याद करें, किस प्रकार से हमारे शिप्स पनडुब्बी कराची पोर्ट के पास पहुंच कर उन्होंने बम्बार्डमेंट किया था, कई दिन तक उनका तेल जलता रहा था, लड़ाई ख़त्म हो गई थी, तभी भी उनके ऑयल डिपो जल रहे थे, जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। और पनडुब्बी पानी की सतह से नीचे चल के दुश्मन के पास पहुंचकर वहां पर मिसाइल के द्वारा जब हमला करेगी, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज फैक्टर हो जाता है, एक डर का माहौल रहता है, और उनको बहुत डिफेंसिव मेजर लेने पड़ते हैं अपने आप को बचाने के, अपने शिप्स को बचाने के लिए काफ़ी डिफेंसिव मेजर लेने पड़ते हैं। यही कारण है कि इनका लड़ाई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। K15 को आईएनएस अरिघात से पहले आईएनएस अरिहंत पर लोड किया जा चुका था, यानी देश की दोनों न्यूक्लियर सबमरीन इस समय K15 SLBM से लैस है। और भविष्य से जुड़ी बड़ी जानकारी यह है कि भारत अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स में क्रूज मिसाइलों की तैनाती पर भी तेजी से काम कर रहा है। यानी बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में दुनिया ये भी सुने कि आईएनएस अरिघात या आईएनएस अरिहंत पर ब्रह्मोस जैसी ताकत रखने वाली किसी क्रूज मिसाइल को लोड किया गया है, जिससे एक बार फिर चीन का ब्लड प्रेशर हाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात अंतरिक्ष की, बात सुनीता विलियम्स की। कहा जा रहा है कि सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से 250 दिन बाद लौटेंगी। सवाल उठता है कि इतने दिन स्पेस में रहते हुए क्या उनकी सेहत पर कोई असर पड़ेगा? क्या उन्हें गंभीर बीमारियों का खतरा है? अगर ऐसा कोई संकट है तो फिर धरती पर लौटने के बाद उन्हें कौन सी बीमारियों का होने का डर है? आखिर अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहते हुए इंसान के शरीर को क्या क्या नुकसान हो सकता है, इस रिपोर्ट से समझिए। जून 2024 वो तारीख जब भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और अमेरिकी एस्ट्रोनॉट बैरी विल्मोर को अंतरिक्ष में भेजा गया। स्टारलाइनर की पहली मानवयुक्त टेस्ट फ्लाइट के जरिए दोनों ISS यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजे गए, लेकिन कैप्सूल के प्रोपल्शन सिस्टम में गड़बड़ियों के कारण 88 दिनों से वो वहीं फंसे हुए हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा जो अपडेट दे रही है, उस हिसाब से कम 6 महीने सुनीता विलियम्स धरती पर वापस नहीं आने वाली हैं। अभी तो यही कहा जा रहा है कि अगले साल फरवरी में उनके लौटने की संभावना है। मतलब उन्हें कम से कम 180 दिनों का इंतजार और करना होगा। वो भी पक्का नहीं है कि तब वो लौट पाएंगी या नहीं लौट पाएंगी, या फिर वापसी की कोई नई तारीख आ जाएगी। लेकिन इतना जरूर तय है कि जब वो लौटेंगी तो शरीर में कई तरह की दिक्कतें और परेशानियां होंगी। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के कई साइड इफेक्ट्स हैं जो खतरनाक भी हो सकते हैं। तो सवाल ये है कि अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स को किन बीमारियों का खतरा है? क्या उनकी हड्डियां और आंखें कमजोर हो जाएंगी? क्या भविष्य में सुनीता विलियम्स को कैंसर का भी डर है? ये वो सवाल हैं जो आपके मन में उठ रहे होंगे। वापसी की मौजूदा डेडलाइन के हिसाब से भी अगर वो लौटी तो अंतरिक्ष में उनके लगभग
250 दिन या उससे ज्यादा हो जाएंगे। लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने को लेकर इससे पहले किए गए अध्ययन से भी यह साबित हुआ है कि शरीर पर विपरीत असर पड़ता है। इसलिए सुनीता विलियम्स को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। चलिए अब ये जान लेते हैं कि वापसी के बाद सुनीता को क्या क्या खतरा हो सकता है। रिसर्च से पता चला है कि लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने पर मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हर महीने 1 से 2% की दर से हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। ऐसे में जब वो अंतरिक्ष से लौटते हैं तो उनको चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है। ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। माइक्रोग्रेविटी के संपर्क में लंबे समय तक रहने से हार्ट सिस्टम में बदलाव आ जाता है। हृदय के काम करने की क्षमता पूरी तरह प्रभावित होती है। दिल कम धड़कता है और उसका आउटपुट कम हो जाता है। केवल यही नहीं, लंबे मिशन के चलते हृदय संबंधी बहुत सी और दिक्कतें भी हो सकती हैं। हार्ट के अलावा दिमाग पर भी असर पड़ता है, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण से अलग माहौल में रहना होता है, जो शरीर और दिमाग के संतुलन को प्रभावित करता है। अध्ययन ये भी कहते हैं कि इससे मस्तिष्क की नसों और हिस्सों में सूजन आ सकती है, जिसे सामान्य होने में कई साल लग जाते हैं। इससे व्यक्ति की चेतना और सोचने समझने की क्षमता पर गंभीर असर पड़ता है। अंतरिक्ष में रेडिएशन का जोखिम भी रहता है। इससे कैंसर, विशेष रूप से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे ब्रह्मांड के विकिरण के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण होता है, जो डीएनए और शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। अंतरिक्ष में रहने से पाचन क्षमता पर भी असर पड़ता है। अंतरिक्ष में कुछ भी खाना और उसे पचाना धरती के सामान्य जीवन से एकदम अलग होता है। इससे पाचन तंत्र और आंत की संरचना में असर पड़ता है। शारीरिक के अलावा इंसान मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी कमजोर होने लगता है। अलगाव और एक छोटे समूह में रहने से तनाव, चिंता और अवसाद जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। नींद गायब हो जाती है। पृथ्वी पर लौटने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों की त्वचा खराब हो सकती है। लंबे समय तक अंतरिक्ष मिशन पर रहने वाले यात्रियों की बीमारी को लेकर यह आशंका कोई हवाई नहीं है, बल्कि इसके पीछे तथ्य हैं जो स्पेस यात्रियों पर किए गए शोध से निकल कर आए हैं। रुक करते हैं राजनीतिक खबरों का। आपको बता दें महाराष्ट्र की बात, जहां की राजधानी मुंबई में आज छत्रपति शिवाजी महाराज प्रतिमा के मामले में पॉलिटिकल तापमान हाई रहा। एमवीए और बीजेपी दोनों तरफ के नेता सड़क पर उतर आए। अब सोचिए, उद्धव ठाकरे और शरद पवार जैसे दिग्गजों ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। महाराष्ट्र में कभी भी विधानसभा चुनाव का भी ऐलान हो सकता है। शायद इसीलिए सूबे में सियासी हलचल इतनी तेज है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने को लेकर हंगामा बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर माफी मांगी, लेकिन उसके बाद यह मामला शांत होने के बजाय और गर्म हो गया। महाविकास अघाड़ी और बीजेपी दोनों तरफ से प्रदर्शन हो रहे हैं। आज मुंबई के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे सड़कों पर उतरे। शरद पवार और सुप्रिया सुले इस प्रदर्शन में शामिल हुए। इसके अलावा महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले भी पहुंचे। तीनों दलों के तमाम दिग्गज जब एक साथ उतरे तो कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। आप खुद सोचिए, हाल के वर्षों में आपने कितनी बार उद्धव ठाकरे को इस तरह किसी मार्च में शामिल होते देखा? आपने कितनी बार शरद पवार को सड़क पर उतरते देखा? ऐसे मौके कितनी बार आए, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा टूटने की खबर ने महाराष्ट्र की सियासत को हिला दिया है। सूबे के लोगों में छत्रपति का दर्जा भगवान से कम नहीं, मतलब ये मुद्दा लोगों के इमोशन से जुड़ा है। ये बात नेता भी जानते हैं। ऐसे में चुनावी माहौल में वो इसे बढ़ाने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते। मुंबई में हुतात्मा चौक पर सारे नेता इकट्ठा हुए। फिर नारेबाजी करते हुए वो गेटवे ऑफ इंडिया तक पहुंचे। फिर उद्धव ने प्रधानमंत्री मोदी की माफी पर हमला बोला।
आज आपल्या मनातला संताप व्यक्त करण्यासाठी आपण हे जे काही ठिकाण निवडलेलं आहे, छत्रपती शिवाजी महाराज आहेत आणि गेटवे ऑफ इंडिया म्हणजे आपल्या देशाचा प्रवेशद्वार, आज याच इथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या साक्षीने हे जे शिवद्रोही सरकार आपल्या महाराष्ट्रामध्ये बेकायदेशीररित्या घटनाबाह्य पद्धतीने बसलेलं आहे, त्यांना आपण सांगितलं पाहिजे की गेट आउट ऑफ इंडिया, गेट आउट ऑफ इंडिया. महाविकास आघाड़ी प्रतिमा टूटने को छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान बता रही है. गठबंधन के नेताओं का कहना है कि पीएम की माफी से काम नहीं चलेगा, वो ये बताएं कि उन्होंने माफी किस चीज के लिए मांगी. वैसे चुप बीजेपी भी नहीं बैठी. महाविकास आघाड़ी के खिलाफ मुंबई में बीजेपी ने भी विरोध प्रदर्शन किया. पार्टी ने छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिरने के मामले में एमवीए पर राजनीति करने का आरोप लगाया. डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति को लेकर कांग्रेस को घेरते हुए उद्धव और शरद पवार को अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा. काँग्रेसने ज्या प्रकारे मध्य प्रदेशमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा बुलडोजर लावून त्या ठिकाणी तोडला, त्याच्यावर शरद पवार साहेब आणि उद्धव ठाकरे साहेब का मुख गिळून बसले आहेत. कर्नाटकमध्ये ज्या प्रकारे काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा हटवला, त्याबद्दल ते एक शब्दही का बोलत नाही, पहिले याचं उत्तर दिलं पाहिजे. महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा 26 अगस्त को गिर गई थी, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस के अवसर पर किया था. ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष.